हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रियंका कुशवाहा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभिक्रियाएं जो हैं आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं और इसे अच्छे से समझ लेना ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो भी बताऊंगी क्योंकि एग्जाम में आता है कि अभिक्रियाओं के बारे में आपको लिखना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम्पल उसके बताने पड़ते हैं। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट में जो होगा वो होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी दूंगी और यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसे निकाला जाता है और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा तत्व अपचयित हो रहा है, कौन सा तत्व ऑक्सीकृत हो रहा है। इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में जो रेडॉक्स अभिक्रिया वाला टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और सारी चीजों को आप जब समझ लोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएंगी। बीच से देखोगे, स्कीप करके देखोगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप स्कीप मत करना, सभी चीजों को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये सारी अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो ये कितनी अभिक्रियाएं हैं मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल मैंने 7 अभिक्रियाएं लिख दी हैं। पहला क्या है हमारा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया है और द्विविस्थापन अभिक्रिया है और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सभी अभिक्रियाएं जितनी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली अभिक्रिया जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। सारे अभिकारक जो होते हैं संयोजित होकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी से कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़कर ये क्या हो गया? दो अभिकारक। दो से अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं लेकिन उत्पाद हमारा केवल इसमें एक ही होगा। क्यों? क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है और इसमें यही कंडीशन ही है कि उत्पाद आपको एक ही प्राप्त होने वाला है। क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये हो गया हमारा ये हो गया एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना नहीं है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। अगर इसे बुझा हुआ चूने में कन्वर्ट करना है तो इसे जल से अभिक्रिया कराओ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इक्वेशन बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसे कैल्शियम ऑक्साइड, और ये तो जल है ही आपको H2O। तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी ये हुआ कि दो अभिकारक जुड़े, एक उत्पाद बना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो अभिकारक ही जुड़ेंगे, तीन अभिकारक, चार अभिकारक भी जुड़कर एक उत्पाद बना सकते हैं, लेकिन उत्पाद हमारा एक ही होगा। तीसरा भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग, आपको और क्लियर होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया? योगात्मक अभिक्रिया है। ये यही संयोजन अभिक्रिया को ही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए, इक्वेशन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 2 लगाया, अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ लगा दिया। इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये तीनों अभिक्रियाएं जो हैं ये हमारी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक उत्पाद की प्राप्ति हो रही है। तो आप डेफिनेशन में ये लिखोगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला, तो हमारा हो गया। अब हमारा आता है दूसरा, क्या है? वियोजन अभिक्रिया। जिस तरह से संयोजन अभिक्रिया था इसका सेम उल्टा है। यहाँ पे क्या होता था? अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते थे। यहाँ पे क्या होगा कि अभिकारक तो एक ही होगा लेकिन उत्पाद भिन्न भिन्न, उत्पाद दो या दो से अधिक होंगे, यानी दो तीन उत्पाद हमारा छोटे छोटे बन सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन कैसे लिखोगे? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ वियोजन हो रहा है, टूटते हैं तो कई उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, इसका उदाहरण एक देख लेते हैं। इसका उदाहरण हमारे पास है क्या? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को लेते हैं, ये क्या टूट कर क्या बनाएगा? Fe2 फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 बनाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन चीजें बनाता है।
अब आप देखो इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे 2 Fe है तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 हो गया। अभी ये क्या है, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर यहाँ पे है। कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 2 5 5 3 8, यानी इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे क्या हुआ, इसका जस्ट उल्टा हो गया। वियोजन अभिक्रिया में इसका क्या हुआ कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आपको इसी तरह से याद रखना है कि क्या होता है संयोजन, क्या होता है वियोजन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन में सब कुछ संयोजित होकर के एक बन जाएगा, वियोजन में क्या होगा, सब कुछ टूट करके अलग अलग हो जाएगा। क्या है दूसरा उदाहरण हम लोग के पास, CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, चूना पत्थर इसको कहते हैं हिंदी में, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है, क्या Ca है, O 3 बार है तो एक O ये हो गया, 2 ये हो गया, C एक बार है तो एक बार, तो ये हो गया 2 एग्जाम्पल। इसमें भी क्या हुआ कि एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, 2 ही नहीं जरूरी है, 2 से अधिक भी बना सकता है, 3 4 जितने भी बना सकता है, लेकिन अभिकारक यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अभिकारक एक होगा, यहाँ पे क्या होगा, उत्पाद एक होगा। संयोजन में होगा कि सभी अभिकारक संयोजित होकर एक उत्पाद बनाएंगे, वियोजन में क्या होगा कि एक अभिकारक टूटकर सब कुछ 2 3 उत्पादों में वियोजित हो जाएंगे। तो ये हो गया संयोजन, ये हो गया वियोजन। अब आता है भाई हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा को क्षेपित कर रहा है, यानी ऊष्मा बाहर निकाल रहा है। उत्पाद तो निर्माण हो ही रहा है उत्पाद का, लेकिन इसमें क्या होगा, ऊष्मा भी, एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, क्या, ऊष्मा भी आ जाएगी। तो इसका उदाहरण आप देख लो एक बार, इसका उदाहरण क्या है, ये हो गया, ये आपका ये अलग है, इसको अलग रखना, ये अलग है। ठीक है, अब आ रहा है हमारा तीसरा, ये जो है ऊष्माक्षेपी का मैं बता रही हूँ। इसमें क्या होगा, प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 मेथेन है, ऑक्सीजन, इसका जब दहन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, इसका दहन जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा प्लस ऊष्मा उत्पन्न होगी। इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, देखो यहाँ 4 में 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हमें 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ हुआ 2, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, ये देखो 4 मैंने कर दिया। अब हो गया, यही हो गया क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का यही उदाहरण है, यही हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुन लो कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये होगी जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऊष्मा श्वसन क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी, तो आपको बताना पड़ेगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये हम पहले रफ करेंगे, उसके बाद हम आते हैं तीसरे पे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिएगा। बाकी सारी रिएक्शन जितने हैं सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में हर साल कोई ना कोई रिएक्शन एक पूछता ही है, चाहे वो पूछ ले ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, कुछ भी एक रिएक्शन तो पूछता ही पूछता है, और रेडॉक्स तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसे रफ कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि ये चौथा क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या। डाउटनट बच्चों, किसी भी सवाल में आप अटक गए हो, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको सवाल का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर आपका वह क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी या किसी भी बोर्ड का चाहे हो, आईआईटी, जेईई, नीट, क्लास 6 से 12वीं तक का सवाल, इन सब का जवाब आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही चल रहा है कक्षा 9वीं से 12वीं तक का लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चों देर क्यों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके डाउटनट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी जाओ और डाउनलोड करो डाउटनट ऐप। तो फ्रेंड्स मैंने इसे रफ कर दिया है, अब हम लोग बढ़ते अपनी चौथी अभिक्रिया के बीच। चौथी अभिक्रिया क्या है हमारी, तो हमारी चौथी अभिक्रिया है
ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, देखिए ऊष्माक्षेपी से पहले ही पता चल रहा था कि ऊष्मा निकल रही होगी, ऊष्मा क्षेपित हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है, ऊष्मा को अवशोषित कर, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित कर रही है, जिसे ऊष्मा की आवश्यकता है, वही हमारी क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को पूर्ण उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। या फिर इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या क्या है, आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण क्या है ये जान लो। ये क्या है हमारा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड है। जब इसे सूर्य के प्रकाश दिया जाएगा, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश एक तरह से क्या होगा, ऊर्जा दी जा रही है, यानी ऊष्मा दी जा रही है, इसे ऊष्मा मिलेगी तभी ये अभिक्रिया करेगा। जब इसे सूर्य का प्रकाश यानी ऊष्मा मिली, ऊर्जा मिली, तब ये अभिक्रिया करके क्या बनाया, Ag प्लस Br2। देखो यहाँ Br2 बन सकता है, Br नहीं बनता, Br2 बना है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ। ये कौन सा रिएक्शन है, ऊष्माशोषी। यहाँ पे ऊष्मा को अवशोषित किया, इस अभिक्रिया में ऊष्मा को अवशोषित किया गया है। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है 2AgCl, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, सूर्य का प्रकाश लिया जाएगा, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा लिया गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यही जस्ट बनेगा 2AgCl2, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये दोनों उदाहरण क्या है, ये दोनों हमारे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण है। उम्मीद है आपको सारी अभिक्रियाएं समझ में आ रही हैं। नहीं आपको अभिक्रियाएं समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कौन सी अभिक्रिया आपको नहीं समझ में आ रही है, किस तरह से नहीं समझ में आ रही है, तो उसे हम दूसरी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं बहुत ईजी तरीके से समझा रही हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब आता है, ये हमारा चौथा हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आपको परिभाषाएं समझ में आ रही है ना, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, चलिए विस्थापन अभिक्रिया की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर दे, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो अभी रिएक्शन के थ्रू आप समझो कि मान लीजिए ये हो गया एक तत्व Zn, जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को, ये कॉपर सल्फेट विलयन हुआ, ठीक है, जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन में से, ये विलयन है, उसके विलयन में से विस्थापित कर दे, यानी ZnSO4 बनाया और Cu को विस्थापित कर दिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो परिभाषा क्या थी हमारा कि जिसमें कोई तत्व क्या है, ये है, कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर दे, तो वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह हमारी अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ, Zn ने CuSO4 के विलयन में से Cu को विस्थापित कर दिया और ZnSO4 बना दिया, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है कि जो ये दूसरा हमारा तत्व है वो इस तत्व से ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा क्रियाशील है, ये जो कॉपर से जिंक हमारा ज्यादा क्रियाशील होता है, अगर जिंक क्रियाशील ना होता तो ये इसको विस्थापित ना कर पाता। यानी ये कंडीशन है कि ये जो हमारा विलयन दिया गया है उसमें से ये जो तत्व है कॉपर, उससे अधिक क्रियाशील वाला तत्व ही इसको हटा पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल जो होगा वही इसको हटा सकता है, इससे कम पावरफुल इसे नहीं हटा पाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं Fe का। Fe भी क्या होता है, कॉपर से ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये भी हटा लेगा और FeSO4 बनाएगा और क्या होगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हुई हमारी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के ये दोनों उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया के परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगा, रिएक्शन देखोगे, समझने का प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा। दूसरा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसकी परिभाषा पहले सुन लो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्या। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, जो अभिकारक होते हैं उनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो रिएक्शन देखो, वो समझ में आएगा। क्या है हमारा रिएक्शन, Na2SO4 हो गया, BaCl2
ये हो गया। अब क्या है, आयन इसमें क्या क्या है आपको पता है? आयन इसमें क्या है? इसमें जो है आयन होगा 2Na प्लस है आयन, ये SO4, इस पे 2 माइनस होता है। ये क्या है? Ba है, बेरियम कहते हैं इसको, Ba डबल प्लस है, और ये क्या है? 2Cl माइनस। ये हमारे आयन हो गए, ठीक है। अब ये अभिकारक हो गए, अभिकारक के आयनों के बीच में आदान प्रदान होगा, यानी ये आयन, एक आयन इधर चला आएगा, ये वाला, ये आयन उधर चला जाएगा, तो बनेगा क्या? देखो Na2SO4 था ना, अब क्या होगा? BaSO4 बन गया। इसने अपना आयन यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, ये आयन यहाँ पे चला है, अब Na इधर आ जाएगा, तो 2NaCl, ठीक है। आयनों का तो अब परिभाषा क्या हुई कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2Na था, अभी 2Na इधर है, Cl 2 था तो 2Cl इधर है, ये इधर पहले ये BaCl2 जुड़ा था, Cl जो है Ba के साथ जुड़ा था, अभी Cl क्या हुआ? Na के साथ जुड़ गया, और SO4 Na के साथ जुड़ा था, अभी क्या हो गया? Ba के साथ जुड़ गया। तो यानी आयनों का आदान प्रदान हुआ और ये दूसरा यौगिक बन गया। अभी तक क्या था? सोडियम सल्फेट था, अब बेरियम सल्फेट बन गया। ये क्या था? बेरियम क्लोराइड था, अब क्या है? सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। तो यानी आयनों का आदान प्रदान हुआ और एक दूसरा यौगिक बन गया है। तो ये क्या हुआ? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई। तो ये हमारा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको रफ करेंगे, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया पर चर्चा होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बहुत विस्तार से बताने वाली हूँ कि क्या कुछ होता है, आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं इससे। तो पहले इसे रफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे रफ कर दिया है और हम आप बताएंगे आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बारे में बताएंगे। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और पता कैसे चलता है कि किस अभिकारक का अपचयन हो रहा है, किस अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है, सारी चीजें इसमें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले कि रेडॉक्स अभिक्रिया हमारा है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक का, कोई भी अभिक्रिया, वैसे ऑलमोस्ट सारी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का अपचयन होता है तथा दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है। देखो, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, उपचयन, वो अपचयन होता है, ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? उपचयन। तो कुछ लोग इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, कुछ लोग इसे उपचयन कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो परिभाषा क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक, कोई एक अभिकारक अपचयित होता है तथा कोई एक उपचयित होता है, यानी ऑक्सीकृत होता है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये क्या है? जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा हो गया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि इसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पता कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग पता ये करते हैं, उसके पहले आप सीखो कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो जो जिंक है और कार्बन है, जैसे जो मुक्त अवस्था में तत्व है, लाइक Cl2H2N2 CZN, और जितने भी अकेले रहते हैं यानी मुक्त अवस्था में रहते हैं, किसी के साथ जुड़कर यौगिक का निर्माण नहीं किए हैं, वो उन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0। तो इनकी तो 0 0 हो गई। और दूसरी की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, मतलब ZnO की कैसे निकालेंगे? तो ZnO में अगर आपको Zn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसको मान लो X प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है आपको कैसे मालूम चलेगा? तो ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक आपको पता है क्या होता है? 8 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 2 6, ठीक है। अब देखो, इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 2 आवश्यकता है, इसे चाहिए, इसके पास अधिक नहीं है, इसके पास चाहिए, तो यानी -2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, -2। अब इज इक्वल टू लगा के 0 लगा दो, ये हमेशा लगाना है आपको, ठीक है। पहले इसका लिखो, जिसको जिसको निकालना है, हमको जेड की ऑक्सीकरण रेशन नंबर निकालनी है, तो हम इसको x मान ले रहे हैं। इसका हमें पता चल गया इसके थ्रू, इसका हमें पता चल गया -2, बराबर करके हमें 0 कर देना, कोई भी यौगिक हो बराबर करके हमें 0 ही करना होगा, ठीक है। तो अब करते हैं x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया? ये प्लस में 2 आया, यानी +2, यानी यहाँ Zn की क्या हो गई? ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। तो हमको पता कैसे? ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये पता करने के लिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, यही बताने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाओगे किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है।
अभी हमारा ये बचा है। तो ऑक्सीजन का हमें पता चल गया कि -2 होता है। कार्बन का क्या होगा, देखो जिसका हमें निकालना है उसको हम x मान लिए, जिसका नहीं पता है इसका -2 होता है। बराबर करके हमें हमेशा 0 करना है, कोई भी यौगिक हो। x -2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू +2 आ गया, यानी यहाँ जो कार्बन है उसका भी हमारा +2 हो गया। अब देखो, अब ऑक्सीकरण किसका होगा, वह तत्व जिस अभिकारक में जिसकी ऑक्सीकरण संख्या जो भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर यहाँ उत्पाद में आकर उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, जो थी यहाँ पे उससे अगर बढ़ गई, तो समझ लीजिए उस तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर उसकी घट जाती है, ऑक्सीकरण संख्या जो है वो घट जाती है, जो यहाँ अभिकारक में था, उत्पाद में जाने के बाद वो अगर घट गई, तो उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो देखो हमारा कार्बन क्या है, यहाँ 0 था, यहाँ पे आने के बाद कार्बन का क्या हुआ, +2 होगा, तो ये क्या हुआ, बढ़ा, यानी क्या हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, इसको क्या कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, उपचयन भी कहते हैं। तो इसका क्या हुआ, उपचयन। अभी जिंक का क्या हुआ, ये +2 था, यहाँ पे चला गया, 0 हो गया, यानी इसका क्या हुआ, अपचयन हो गया। इसका क्या हुआ, हमारा अपचयन हो गया। तो यहाँ पे +2 था, यहाँ पे जिंक आया, 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। तो आपके क्वेश्चन में पूछता है, ऐसे रिएक्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप बताओगे यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है इस रिएक्शन में, और हमारा जो जिंक है उसका अपचयन हो रहा है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें एक तत्व का अपचयन और एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो निकालना कैसे, इस तरह से निकाल लेना है आपको। और जो मुक्त अवस्था में तत्व होंगे, जिंक, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे जो अकेले ही रहेंगे भाई, जैसे आर्गन हो गया, ढेर सारे, सब बहुत सारे होते हैं जितने भी परमाणु क्रमांक वाले, तो इनका तो 0 ही होता है अगर वो अकेले हैं तो, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, समझ लो। हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा उदाहरण क्या है, CuO। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, CuO, O प्लस H2, CuO है और H2 है। इसका जब होगा, पहले से थोड़ा सा रफ करते हैं हम लोग, O प्लस H2 हुआ, बना क्या हमारा, CuH2O, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इसमें आपको बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। कैसे करोगे, शुरू ऐसे ही करना है। पहले कॉपर का देख लो कि क्या होगा। देखो अभी हम लोगों को पता चल गया था ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। कुछ चीजें हैं जिसका हमें पता होता है कि -2 होगा। जैसे अभी सोडियम होता है हमारे पास, तो उस पर क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1। क्यों +1 होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए +1। देखो ऑक्सीकरण संख्या में +1 और प्लस और माइनस का बहुत महत्व होता है। अगर प्लस में है तो उसे प्लस में लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 2 अकेले लिख दो। ऑक्सीडेशन नंबर को लिख रहे हो तो आप प्लस का चिन्ह लगाओ, अगर माइनस में हो तो माइनस का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे भी हुआ हमारा ये, अगर हमें कॉपर का निकालना है तो इसे हम x मान लिए। हमें ऑक्सीजन का पता होता है कि -2 है, तो इसको 0 मानते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, या सेम आ गया, +2 आ गया, इसका भी +2 आया, यहाँ पे 0 होगा। हाइड्रोजन देखो यहाँ अकेला है, ये मुक्त अवस्था में, इसका 0 होगा। यहाँ पे कितना होगा हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको निकालना है, तो आप इसको x मानोगे। लेकिन हाइड्रोजन अकेला नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन है, तो आपको 2x लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2x लिखा, अब क्या होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू 0 लगा दो। अब 2x इज इक्वल टू -2 हुआ, x इज इक्वल टू -2 नहीं +2 हुआ, x इज इक्वल टू 1 आ गया। समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ से कि 2x था, ये 2 हाइड्रोजन था इसलिए 2x लिखा। वैसे हम लोग x ही मानते हैं, लेकिन अगर 2 चीजें हैं तो उसे हमें 2x लिखना पड़ेगा। 3 चीजें होती, मान लो H3 होता तो 3x लिखते, 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2 हुआ, x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो देखो किसका हो रहा है अपचयन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि 0 से +1 तक बढ़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। अभी क्या हो रहा है, इसका +2 से 0 तक घटी, मतलब इसका घट गया, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका हमारा क्या हुआ, अपचयन हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपचयन। तो ये रहा भाई रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में मैंने 2 उदाहरण बताए हैं। आप भी अगर बुक में अगर ज्यादा उदाहरण है तो आप उसे करो, समझो कि कैसे पहचानना है कि कौन अपचयन है, कौन ऑक्सीकरण
किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये सिर्फ आप इसी से पहचान सकते हो। जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी नहीं आएगी तब तक आप नहीं पहचान पाओगे। कोई तुक्का नहीं मार सकते कि इसका हो रहा है अपचयन, इसका हो रहा है, ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको समझना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो हमें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।